वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MPCHO 29 मार्च 2024 के ऑफिशियल आंसर की के बारे में, जो कि आफ्टरनून शिफ्ट का आपका पेपर था, जो कि सेकेंड शिफ्ट थी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह जो फर्स्ट पोर्शन जो हमारा डिवाइड क्लासिफाई किया गया था वो फिजियोलॉजी से स्टार्ट हुआ था। आपका MPCHO का इस बार का पेपर सारे सब्जेक्ट वाइज पोर्शंस में बांट दिया गया था। तो फर्स्ट यह फिजियोलॉजी से स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश फ्लूइड रिप्रेजेंट द 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वेट। मीन्स इनमें से कौन सा फ्लूइड है जो रिप्रेजेंट करता है 2/3 बॉडी फ्लूइड वेट को। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ट्रांससेल्युलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, बी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड डी एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। सो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड 2/3 भाग का कुल द्रव्य का प्रतिनिधित्व करता है। बात करें हिंदी में, तो हिंदी में ये क्वेश्चन था, डैश द्रव कुल शरीर भार का 2/3 प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला था अंतः कोशिकीय द्रव, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, द डैश कैविटी कंटेंट्स द यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस एंड प्रोस्टेट एंड रेक्टम। सो इनमें से किस कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड रेक्टम ये सभी प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए क्रेनियल कैविटी, बी पेल्विक कैविटी, सी एब्डोमिनल कैविटी एंड डी थोरेसिक कैविटी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड रेक्टम प्रेजेंट रहते हैं। हिंदी में अगर क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया था, डैश गुहा में मूत्राशय, गर्भाशय, प्रोस्टेट और मलाशय होते हैं। तो इसका राइट आंसर था श्रोणी गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड। मीन्स लिम्फोसाइट्स कहाँ पर बनते हैं। ऑप्शंस आर ए क्रेनियम, बी बोन मैरो, सी ट्यूबरकुलाई एंड डी स्पाइनल कॉर्ड। So the right answer of this question is option number B, bone marrow. Lymphocytes are formed in bone marrow. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पे हिंदी में दिया गया था लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं। तो ऑप्शन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अस्थि मज्जा, जो कि हिंदी में इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन द डैश कवर्स द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन। मीन्स कि पेशी शिथिलन के दौरान डैश एक्टिन पर सक्रिय साइट को आवृत करता है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए मायोसिन, बी टाइटिन, सी ट्रोपोनिन एंड डी ट्रोपोमाइसिन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 ट्रोपोमाइसिन। हिंदी में भी हमने अभी बात की कि पेशी शिथिलन के दौरान एक्टिन पर सक्रिय साइट को आवृत कौन करता है। सो ट्रोपोमाइसिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग occurs when small defects in the muscle of the wall of the large intestine or colon allow small pockets or pouches to form. So options are hepatitis C, B diverticulosis, C peptic ulcer disease and D gastroesophageal reflux disease. So right answer of this question is option number B diverticulosis. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था, निम्नलिखित में से क्या तब होता है जब बड़ी आंत या बृहदांत्र की दीवार की मांसपेशियों में छोटे दोष, छोटे पॉकेट या थैली बनाने की अनुमति देते हैं। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी विपुटिका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज एनाटॉमी। एनाटॉमी में भी इस
चैप्टर में जो आपके सिलेबस में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है, इस पेपर को क्लासिफाई किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके एनाटॉमी के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिस्टम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। सो ऑप्शंस आर ए डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंटेग्यूमेटरी सिस्टम, बी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, C integumentary system and endocrine system, and D endocrine system and nervous system. So right answer of this question is option number 4 endocrine system and nervous system. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा शरीर तंत्र समस्थापन को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 How much time does a heartbeat last? So the options are about 2 seconds, B about 0.8 seconds, C about 0.5 seconds, and D about 1.5 seconds. So the right answer of this question is option number B about 0.8 seconds. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था हृदय की धड़कन कितने समय तक चलती है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 0.8 सेकेंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर स्ट्रोक वॉल्यूम। मीन्स स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए कौन सी इक्वेशन सही है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी SV इज इक्वल टू EDV माइनस ESV, दैट इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर हिंदी में बात करें, हिंदी में दिया गया था स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए कौन सा समीकरण सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। SV इज इक्वल टू EDV माइनस ESV। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 डैश टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप्स ऑफ हेनले दैट डू नॉट डीप फार बियॉन्ड द कॉर्टेक्स। मीन्स इनमें से एक प्रकार का नेफ्रॉन जिसमें शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है और जो कि डीप नहीं होते हैं कॉर्टेक्स के बियॉन्ड या दूर। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, बी पेपिलरी नेफ्रॉन्स, सी मेडुलरी नेफ्रॉन्स, एंड डी जोक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जिनमें कि शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, अगर यहाँ पर हिंदी में बात करें तो हिंदी में दिया गया था डैश प्रकार के वृक्काणु में हेनले के छोटे लूप होते हैं जो प्रांतस्थता या कॉर्टेक्स से अधिक दूर तक नहीं डूबते हैं। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रांतस्थता वृक्काणु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डज द सिलियरी बॉडी इन द आई डू। मीन्स आई में सिलियरी बॉडी का क्या काम है। सो ऑप्शंस आर ए फिल्टर out harmful UV radiation, B replaces damaged retina cells, C change the shape of the lens to focus light, and D detect light and convert it into electrical signals. So right answer of this question is option number C change the shape of the lens to focus the light. Means लेंस के शेप को चेंज करता है और लाइट पे फोकस करता है। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर है आँख में सिलियरी बॉडी क्या करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रकाश को फोकस करने के लिए लेंस का आकार बदलना। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ योर पेपर इज डेमोग्राफी एंड कॉमन हेल्थ स्टैटिक्स। सो डेमोग्राफी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ और पेपर्स आप लोगों के लिए बनाते हैं जिससे कि आप लोगों को आगे भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए हम लाते रहें और मोटिवेटेड होते रहें। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 विच स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक
ट्रांजिशन मॉडल DTM is characterized by low birth rates and low death rates resulting in a stabilized population. So the options are stage 1, B, stage 2, C, stage 3 and D, stage 4. So right answer of this question is option number 4, stage 4. यहाँ पर अगर हिंदी में बात करें तो क्वेश्चन दिया गया था जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल DTM में के किस चरण में कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की विशेषता होती है जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, चरण 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अ वन चाइल्ड पॉलिसी. मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री में एक बच्चे की पॉलिसी है या एक बच्चा होना ही वहाँ की पॉलिसी है. सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए जापान, बी इंडिया, सी चाइना एंड डी USA. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी चाइना. चाइना में एक बच्चे की पॉलिसी है. सो यहाँ पर अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस देश में एक बच्चे की नीति है. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चाइना या चीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट डज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कंसर्न विथ. मीन्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी किससे संबंधित है. ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए एक्सप्लेन्स द चेंजेस इन बर्थ एंड डेथ रेट्स, बी स्टडी माइग्रेशन पैटर्न्स, सी एनालाइज the impact of urbanization and D predict future population growth. So the right answer of this question is option number A explains the changes in birth and death rates. means birth और death rate के जो बदलाव हैं उनका वर्णन करना. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया था जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है. सो आंसर इज जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तन की व्याख्या करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल्स डाटा क्लासिफिकेशन मेथड क्लासिफाइज डाटा बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा. सो निम्नलिखित में से किस प्रकार की सांख्यिकीय डेटा वर्गीकरण विधि डेटा की वर्णनात्मक विशेषताओं के आधार पर डेटा को वर्गीकृत करती है, ये यहाँ पर पूछा गया था. सो ऑप्शंस आर chronological classification, B geographical classification, C qualitative classification and D quantitative classification. So right answer of this question is option number C qualitative classification, जो कि जनसांख्यिकीय डेटा वर्गीकरण सांख्यिकीय डेटा वर्गीकरण विधि डेटा की वर्णनात्मक विशेषताओं के आधार पर डेटा को वर्गीकृत करती है. क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, यहाँ पर गुणात्मक वर्गीकरण इसको हिंदी में कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. इन हेल्थ रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ मेकिंग प्रिडिक्शंस, इन्फ्रेंसेस और जनरलाइजेशन अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैम्पल डाटा. सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, बी वाइटल स्टैटिस्टिक्स, सी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स and D epidemiological statistics. So right answer of this question is option number A inferential statistics. अगर हिंदी में यहाँ पर बात करें तो हिंदी में पूछा गया था स्वास्थ्य अनुसंधान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़े नमूना डेटा के आधार पर जनसंख्या के बारे में भविष्यवाणियाँ, अनुमान या सामान्यीकरण करने से संबंधित हैं. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए अनुमानिक आंकड़े. The next subject of your paper is community health, epidemiology and disease prevention. So अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है वहाँ से CHN, epidemiology and disease prevention से क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं. तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर. क्वेश्चन नंबर 16 है Who is the current Minister of Health and Family Welfare of India? मीन्स निम्नलिखित में से कौन करंट स्वास्थ्य
मंत्री है इंडिया का? स्वास्थ्य मंत्री और फैमिली वेलफेयर का। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए श्री मनसुख एल मंडाविया, बी डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, सी श्री राजेश भूषण एंड डी श्री प्रसादी लाल मीना। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए श्री मनसुख एल मंडाविया इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फैमिली एंड वेलफेयर ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया मिनिस्टर। सो हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था भारत के वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? यहाँ पर श्री मनसुख एल मंडाविया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, डिसीज सर्विलेंस इन्वॉल्व्स मीन्स रोग निगरानी में शामिल है। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है रोग निगरानी में शामिल है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, बी एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, सी डेवलपिंग न्यू वैकेंसीज एंड न्यू वैक्सीन्स एंड ट्रीटमेंट फॉर इमर्जिंग डिसीज, एंड डी कंडक्टिंग clinical trials to assess the efficacy of medications. So the right answer of this question is option number A systematic collection of and analysis of data. Next question is question number, यहाँ पर हिंदी में अगर बात करें तो कहा गया है रोग निगरानी में शामिल है। सो राइट आंसर इज डेटा का क्रमबद्ध संग्रह और विश्लेषण। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। So, according to the Economics Survey 2022, what was the government expenditure on health in 2021-22? So, the right answer of this question is option number B, 2.1% of GDP. तो अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 2021-22 में स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी व्यय कितना था? तो यहाँ पर राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी का 2.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल इज अ ट्रेडिशनल मॉडल टू एक्सप्लेन हाउ इन्फेक्शियस डिसीज आर कॉज्ड एंड ट्रांसमिटेड। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल एक्सेप्ट मीन्स इनमें से सभी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के पार्ट्स हैं एक को छोड़कर। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल एजेंट, बी ससेप्टिबल होस्ट, सी रेमेडी एंड डी इन्वायरमेंट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी रेमेडी। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था महामारी विज्ञान त्रय या महामारी विज्ञान त्रिकोण यह समझाने के लिए एक पारंपरिक मॉडल है कि संक्रामक रोग कैसे उत्पन्न होता है और प्रसारित होते हैं। तो डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी महामारी विज्ञान त्रिकोण के भाग हैं। सो यहाँ पर राइट आंसर था उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ एन इलनेस मीन्स इनमें से कौन सा एक प्राइमरी प्रिवेंशन का टाइप है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए मॉडरेशन ऑफ एल्कोहल, बी मेमोग्राफी, सी पेप स्मीयर एंड डी ब्लड ग्लूकोज स्क्रीनिंग। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए मॉडरेशन ऑफ एल्कोहल। अगर बात करें यहाँ पर हिंदी में तो हिंदी में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा किसी बीमारी की प्राथमिक रोकथाम का एक प्रकार है? सो यहाँ पर आंसर है जो राइट है संयम के अंदर शराब। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज इंक्लूडेड इन योर पेपर इज मैटरनल हेल्थ, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। सो यहाँ पर ओप्स गायनी एंड चाइल्ड हेल्थ के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होने वाले हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए इनमें से कौन सी बात सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है डू नॉट इंक्रीज इन ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, बी डू नॉट अचीव सर्वाइकल डायलेशन, सी बिगिन एंड रिमेन इरेगुलर एंड डी फेल्ट फर्स्ट इन लोअर बैक एंड स्वीप अराउंड टू द एब्डोमेन इन वेव। सो
द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, फेल्ट फर्स्ट इन लोअर बैक, मीन्स पहले लोअर बैक में फेल्ट होता है, उसके बाद स्वाइप अराउंड मीन्स घूमता है एब्डोमेन इन वेव के रूप में। दैट इज द राइट आंसर। हिंदी में अगर बात करें तो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक प्रसव पीड़ा संकुचन के बारे में सत्य है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, सबसे पहले पीठ के निचले हिस्से में महसूस हुआ और एक लहर में पेट के चारों ओर घूमा। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। सो व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द इंटरमिटेंट पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस which are often referred to as false labor during pregnancy. So options are option number A, menstruation, B, Braxton Hicks contractions, C, menopause, and D, ovulation. So the right answer of this question is option number B, Braxton Hicks contractions. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा शब्द गर्भावस्था के दौरान अंतरायिक पीड़ादायक गर्भाशय संकुचन का वर्णन करता है जिसे अक्सर भ्रांति प्रसव पीड़ा कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, मीन्स इनमें से कौन सा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है। सो द ऑप्शंस आर ए, डोपामिन, बी, एड्रेनालिन, C, noradrenaline, D, CRH. So the right answer of this question is option number A, dopamine. Dopamine is a prolactin inhibiting hormone. हिंदी में भी अगर बात करते हैं यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा प्रोलैक्टिन अवरोधक हार्मोन है। सो राइट आंसर इज डोपामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट डज द डिक्रीज्ड डायस्टोलिक फ्लो इन अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर वेलोसिमेट्री इंडिकेट, मीन्स यहाँ पर पूछा गया है कि नाभि धमनी डोपलर वेगमिति में प्रकुंची प्रवाह में कमी क्या दर्शाती है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल प्लेसेंटल फंक्शन, बी, इम्प्रूव्ड फीटल स्टेटस, सी, इंक्रीज्ड प्लेसेंटल वेस्कुलर रेसिस्टेंस, एंड डी, decreased placental vascular resistance. The right answer of this question is option number C, increased placental vascular resistance. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया आंसर अपरा संवहनीय प्रतिरोध में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। What is the primary misconception among mother regarding feeding liquids other than milk to infants? मीन्स शिशुओं को दूध के अलावा अन्य तरल पदार्थ देने के संबंध में माताओं के बीच प्राथमिक गलत धारणा क्या है। यहाँ पर माताओं को क्या गलत धारणा होती है जो कि शिशुओं को दूध पिलाती है उनमें। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए, इट हेल्प्स लेसन प्रॉब्लम्स लाइक कोलिक एंड इन्फेंट गैस, बी, इट boosts infants immunity against infection, C, it promotes better sleep pattern in infants, and D, it aids in weight loss for the mother. So the right answer of this question is option number A, it helps lessen problems like colic and infant gas. मीन्स यह उदर शूल और शिशु की गैस जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करती है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटरनल कंडीशन कैन पोटेंशियली लीड टू स्लोड फीटल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मीन्स इनमें से कौन सी मेटरनल कंडीशन जो कि पोटेंशियली लीड टू स्लो फीटल ग्रोथ जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है उसके लिए उसको स्लो करने को लीड कर सकती है। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए, रेगुलर प्रीनेटल विटामिन इंटेक, B, controlled blood pressure, C, high blood pressure, and D, adequate hydration. So the right answer of this question is option number C, high blood pressure, जो कि मैटरनल कंडीशन है जिसमें कि फीटल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्लो हो जाती है। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर बोला गया था निम्नलिखित में से कौन सी मात्र स्थिति गर्भावस्था के दौरान संभावित रूप से भ्रूण के विकसित होने को धीमा कर सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो था वो था उच्च रक्तचाप।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. डैश इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. मीन्स इनमें से वह कौन सा हार्मोन है जो किडनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को उत्तेजित करता है. इट इंश्योर नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल इन द मदर एंड द फीटस. और यह इंश्योर करता है कि मदर और फीटस में जो ब्लड लेवल है वो नॉर्मल रहे. ऑप्शंस आर ए कोर्टिसोल, बी थायरोक्सिन, सी इंसुलिन एंड डी इरिथ्रोपोएटिन. तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 इरिथ्रोपोएटिन. हिंदी में अगर बात करें तो पूछा गया था डैश लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए गुर्दे द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है. यह मां और भ्रूण में सामान्य ऑक्सीजन स्तर सुनिश्चित करता है. राइट आंसर इज इरिथ्रोपोएटिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. इम्यूनाइजेशन एजेंट टिटेनस immediately after the confirmation of pregnancy is a type of dash care. मीन्स इम्यूनाइजेशन करना अगेंस्ट द टिटेनस इमीडिएटली आफ्टर द कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मीन्स प्रेगनेंसी का कन्फर्म होने के दौरान इमीडिएटली टिटेनस की वैक्सीन लगाना, ये किस प्रकार की केयर है. तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए इंट्रानेटल केयर, बी नेटल केयर, सी पोस्टनेटल केयर एंड डी इज द पोस्टनेटल केयर and A is the antenatal care. So the right answer of this question is option number A antenatal care. antenatal care के अंतर्गत आता है टीटी या टिटेनस का टीका लगाना इमीडिएटली आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी. एंड अगर हिंदी में बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था गर्भावस्था की पुष्टि के तुरंत बाद टिटेनस की विद्युत टीकाकरण एक प्रकार की देखभाल है. तो यह प्रसव पूर्व देखभाल के अंतर्गत आता है. दैट इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. Which vaccine is primarily given to children to prevent tuberculosis? मीन्स प्राइमरली चिल्ड्रन को कौन सी वैक्सीन दी जाती है जो ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करती है. ऑप्शन नंबर ए MMR मीन्स माम्स मिजल्स रुबेला, बी DPT डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, सी BCG बैसिलस कैलामेट ग्यूरिन एंड डी हेपेटाइटिस बी. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी BCG. सो प्राइमरली प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG का टीका लगाया जाता है. हिंदी में यहाँ पर दिया गया था क्षय रोग से बचाव के लिए बच्चों को मुख्य रूप से कौन सा टीका दिया जाता है. सो BCG इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30 है इन्फेंट्स अंडरगोइंग कार्डियक सर्जरी. मीन्स कार्डियक सर्जरी के दौरान इन्फेंट्स को रिक्वायर मेटिकुलस प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ देयर hemodynamic and thus dehydration must be avoided in patients. Hemodynamic means dash. यहाँ पर hemodynamic means क्या है. So the options are dynamics of blood flow, B dynamics of nervous system, C dynamics of breathing and D dynamics of muscle movement. So the right answer of this question is option number A dynamics of ब्लड फ्लो इज द राइट आंसर. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था कार्डियक सर्जरी से गुजरने वाले शिशुओं को उनके हीमोडायनेमिक के सावधानीपूर्वक प्री ऑपरेटिव मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के रोगियों में निर्जलीकरण से बचा जाना चाहिए. सो हीमोडायनेमिक का अर्थ यहाँ पर क्या है ये आपसे पूछा गया था. तो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है रक्त प्रवाह की गतिशीलता. सो अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर सब्जेक्ट इंक्लूड कर लिया गया है जो पेपर में क्लासीफाई किया गया है. यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस अब स्टार्ट होंगे. सो क्वेश्चन नंबर 31 से चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टार्ट हो रहा है. और क्वेश्चन नंबर 31 है इन विच ईयर वॉज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मीन्स UIP लॉन्च्ड इन इंडिया. मीन्स किस साल में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च हुआ था. ऑप्शन नंबर ए है 1977, बी 1978, सी 1985 एंड डी 1950 में. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च हुआ था.
दैट इज द राइट आंसर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिलेड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स। मीन्स पूरक खाद्य पदार्थों को देरी से शुरू करने का संभावित परिणाम क्या है। द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए इनहेंस्ड कोग्निटिव डेवलपमेंट, बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सी इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू फूड्स एंड डी reduced risk of food allergies. So the right answer of this question is option number B, iron deficiency anemia. हिंदी में अगर बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया था पूरक खाद्य पदार्थों को देरी से शुरू करने का संभावित परिणाम क्या है। सो आयरन की कमी से अरक्तता इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, WHO and UNICEF recommended that children initiate breastfeeding within the days of birth. सो यहाँ पर कहा गया है कि WHO और यूनिसेफ के रिकमेंडेशन के अनुसार बच्चों को इनिशिएट या फिर स्टार्ट कर देना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग विद इन द कितने घंटे या कितने समय के दौरान ऑफ बर्थ के। सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट 10 मिनट्स, बी फर्स्ट और मीन्स पहले घंटे में, सी 6 आवर्स एंड डी 24 आवर्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और से ही बच्चों को इनिशिएट कर देना चाहिए या न्यूबॉर्न को इनिशिएट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। हिंदी में यहाँ पर बोला गया था WHO और यूनिसेफ की सलाह है कि बच्चे का जन्म के डेज के भीतर स्तनपान शुरू कर दें, सो पहले घंटे के दौरान। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द रिकमेंडेड पीरियड ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बाय WHO। मीन्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग WHO के द्वारा कब से रिकमेंडेड है, मीन्स कब से शुरू करना चाहिए, उसकी अवधि बताइए। सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए 3 मंथ्स, बी 6 मंथ्स, सी 1 ईयर एंड डी 8 मंथ्स। मीन्स कि WHO की रिकमेंडेशन है कि कब तक ब्रेस्ट फीडिंग ही सिर्फ करवाना चाहिए बच्चों को। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ्स। हिंदी में यहाँ पर बोला गया था WHO के द्वारा केवल स्तनपान के लिए अनुशंसित अवधि क्या है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द WHO रिकमेंडेड टाइमलाइन फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। मीन्स विशेष स्तनपान के लिए WHO द्वारा अनुशंसित समय सीमा क्या है, जो कि यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए 3 मंथ्स, बी 6 मंथ, सी 9 मंथ्स एंड डी 12 मंथ्स। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ्स। यहाँ पर विशेष स्तनपान के लिए WHO द्वारा अनुशंसित समय सीमा क्या है, तो 6 मंथ्स इसका राइट आंसर होने वाला है। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ योर पेपर इज इम्यूनाइजेशन। सो अब आपके पेपर में इम्यूनाइजेशन के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट होने वाले हैं। जैसा कि आपके CHO के सिलेबस में दिया गया था, एज इट इज़ पेपर वैसे ही क्लासीफाई करके आपके पेपर में या आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इस क्लासिफिकेशन के अनुसार अब इम्यूनाइजेशन के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36 है, द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम दैट क्लीन्स अप डैमेज्ड सेल्स इज कॉल्ड। सो प्रतिरक्षा तंत्र का वह भाग जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करता है क्या कहलाता है। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए एक्सक्रीटरी सिस्टम, बी डाइजेस्टिव सिस्टम, सी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड डी सेल बेस्ड इम्यून सिस्टम। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जो कि क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करता है। हिंदी में अगर बात करें तो पूछा गया था प्रतिरक्षा तंत्र का वह भाग जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करता है क्या कहलाता है। सो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी पूरक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, विच वैक्सीन इज कॉमनली रिकमेंडेड फॉर ओल्डर एडल्ट्स टू प्रिवेंट शिंजल्स। मीन्स इनमें से कौन सी वह वैक्सीन है जो कि ओल्डर एडल्ट्स में शिंजल्स को
इंजल्स को प्रिवेंट करती है। सो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंजा, बी सिंजरिक्स वैक्सीन, सी वेरिसेला एंड डी न्यूमोकोकल। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी सिंजरिक्स वैक्सीन। यहाँ पर हिंदी में भी क्वेश्चन दिया गया था। हिंदी में था क्वेश्चन कि वृद्ध वयस्कों को दाद से बचाने के लिए आमतौर पर कौन सा टीका लगाने की सलाह दी जाती है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिंजरिक्स टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। मीन्स इनमें से कौन सा एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए रेबीज वैक्सीन, बी वेरिसेला वैक्सीन, सी हेपेटाइटिस ए वायरस वैक्सीन एंड डी होल सेल पर्टूसिस वैक्सीन। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी वेरिसेला वैक्सीन। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय टीके का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरिसेला टीका। The next question is question number 39. At what age is the DTaP vaccine typically administered to children? मीन्स किस एज में DTaP वैक्सीन टिपिकली एडमिनिस्टर की जाती है बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए है 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक, बी 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, सी 2 months, 4 months, 6 months एंड डी 12 months, 18 months, 24 months. The right answer of this question is option number C 2 months, 4 months and 6 months में DTaP वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है बच्चों को। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर बोला गया था DTaP का टीका आमतौर पर बच्चों को किस आयु में दिया जाता है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40. In type 2 hypersensitivity reaction, which mechanism leads to tissue damage? Means टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म है जो टिश्यू डैमेज को लीड करता है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए एंटीबॉडी मेडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, सी opsonization and phagocytosis and D deposition of immune complexes. So the right answer of this question is option number A antibody mediated cell destruction. हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर बोला गया था कौन से प्रकार की सेकेंड अतिसंवेदना प्रतिक्रियाओं में कौन सा तंत्र ऊतक क्षति की ओर ले जाता है। यहाँ पर उत्तर रहेगा हमारा एंटीबॉडी मध्यस्थता कोशिका नाश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंक्लूडेड इन योर पेपर इज एडोलसेंट हेल्थ। जैसे यहाँ पर एडोलसेंट हेल्थ के क्वेश्चंस आपके पेपर में इंक्लूड कर दिए गए हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान से देखिए और अच्छे से हम डिस्कस इसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, that is how is the functional disorder treated in adolescents। मीन्स कैसे बच्चों में या एडोलसेंट्स में फंक्शनल डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाता है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए पनिशमेंट, बी एंटीबायोटिक्स, सी अवॉइडिंग द टिश्यू एंड डी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 ऑक्यूपेशनल थेरेपी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदी में अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन की तो हिंदी में कहा गया था किशोरों में कार्यात्मक विकार का इलाज कैसे किया जाता है। सो यहाँ पर राइट आंसर था व्यावसायिक चिकित्सा देकर इसका इलाज किया जाता है। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42, विच अप्रोच इज कॉमनली यूज्ड इन मैनेजिंग एंजाइटी डिसऑर्डर्स इन एडोलसेंट्स। मीन्स इनमें से कौन सी विधि कॉमनली यूज़ की जाती है एंजाइटी डिसऑर्डर जो कि एडोलसेंट्स में होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए। तो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए साइकोडायनेमिक थेरेपी, बी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, सी हिप्नोथेरेपी एंड डी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो कि
एडोलसेंट्स में एंजाइटी डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए कॉमनली यूज़ की जाती है। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर कहा गया था किशोरों में चिंता विकारों के प्रबंधन में आमतौर पर किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर एन एडोलसेंट्स फीमेल। मीन्स एडोलसेंट फीमेल के लिए डेली कैलोरी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन नंबर ए है 1500 टू 2000 कैलोरीज पर डे, अप्रोक्स 2200 कैलोरीज, या फिर 2200 कैलोरीज। सी है 2500 टू 3000 कैलोरीज पर डे एंड डी है 4500 टू 5000 कैलोरीज पर डे। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, अप्रोक्स 2200 या फिर 2200 कैलोरीज पर डे। दैट इज द राइट आंसर। हिंदी में अगर बात करें तो पूछा गया था एक किशोर महिला के लिए दैनिक कैलोरी की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर हिंदी में अगर देखें इसका आंसर था वो था लगभग 2200 कैलोरी प्रति दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। विच इज़ कॉमन कॉज ऑफ इंजुरी अमोंग एडोलसेंट्स। मीन्स एडोलसेंट्स में कॉमन कॉज जो है वो क्या है इंजुरी का। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए एडिक्वेट स्लीप पैटर्न्स, बी इनसफिशिएंट स्क्रीन टाइम, सी रेगुलर फिजिकल पैटर्न एंड डी अनसेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस। So the right answer of this question is question number 4, ऑप्शन नंबर 4 अनसेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर बोला गया था किशोरों में चोट लगने का एक सामान्य कारण क्या है। सो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 4 असुरक्षित ड्राइविंग प्रथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। विच थेराप्यूटिक अप्रोच इन एडोलसेंट्स काउंसलिंग फोकसेस ऑन एक्सप्लोरिंग अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अनरिजोल्व्ड इशूज फ्रॉम अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस। मीन्स इनमें से कौन सी थेराप्यूटिक अप्रोच है जो कि एडोलसेंट में काउंसलिंग पर फोकस करती है और एक्सप्लोर करती है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को और अनरिजोल्व्ड इशूज को एक्सप्लोर करती है या फिर उजागर करती है फ्रॉम द अर्ली लाइफ ऑफ एक्सपीरियंसेस। मीन्स जल्दी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए गेस्टेल्ट थेरेपी, बी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सी डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी एंड डी साइकोडायनेमिक थेरेपी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 साइकोडायनेमिक थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। सो किशोर परामर्श में कौन सा चिकित्सीय दृष्टिकोण प्रारंभिक जीवन के अनुभवों से अचेतन संघर्षों और अनसुलझे मुद्दों की खोज पर केंद्रित है। मीन्स यहाँ पर इसे हिंदी में बताया गया है क्वेश्चन नंबर 45 को। तो इसका जो राइट आंसर था वो था मनोगतिक चिकित्सा। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पोर्शन विच इज इंक्लूडेड इन योर पेपर इज फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट हो रहे हैं जो कि आपके CHO के पेपर में रखे गए हैं, जो कि आपके सिलेबस में के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस और इम्पोर्टेंट पेपर्स की जानकारी हमसे मिलती रहे और आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें। और अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इस पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं और आपका पेपर इसी शिफ्ट में था या अदर किसी शिफ्ट में था जिससे संबंधित आप क्वेश्चन या क्वेश्चन पेपर ढूंढना चाह रहे हैं तो हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 है विच एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एक्नॉलेज द फुलफिलमेंट एंड रिचनेस दैट वर्क ब्रिंग्स टू अ पर्सनस लाइफ। मीन्स यहाँ पर हिंदी में कहा गया था स्वास्थ्य का वह पहलू उस संतुष्टि और समृद्धि को स्वीकार करता है जो काम किसी व्यक्ति के जीवन में लाता है। सो the options are option number A physical, B mental, C
occupational, and D, spiritual. Right answer of this question is option number C, occupational. occupational मीन्स व्यवसायिक। यहाँ पर हिंदी में भी कहा गया था कि स्वास्थ्य का वह पहलू या उस संतुष्टि और समृद्धि को स्वीकार करता है। स्वास्थ्य का एक पहलू है जो संतुष्टि और समृद्धि को स्वीकार करता है, जो काम किसी व्यक्ति के जीवन में लाता है। सो व्यावसायिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल रिस्क रिलेटेड टू फेलियर ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन। मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा एक पोटेंशियल रिस्क हो सकता है, किससे संबंधित, फेलियर ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन से संबंधित। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बी ओवेरियन सिस्ट, सी इंक्रीज्ड फर्टिलिटी, एंड डी हार्मोनल इम्बैलेंस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर हिंदी में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 हिंदी में था, महिला नसबंदी की विफलता में से संबंधित जोखिम निम्नलिखित में से कौन सा है, संभावित जोखिम क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर था वो था अस्थानिक गर्भावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। द डैश इज अ लूज नॉन लेटेक्स पाउच विथ अ फ्लेक्सिबल रिंग एट each end that sits in the vagina to stop sperm from getting into the uterus। मीन्स एक लूज यानी एक ढीली लेटेक्स गैर लेटेक्स की थैली जिसके प्रत्येक सिरे पर एक लचीली रिंग होती है, वो फीमेल वेजाइना में प्लेस होता है और स्पर्म को स्टॉप करता है यूटेरस तक पहुंचने से। ऑप्शंस क्या है इसके, ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल कंडोम, बी फेमिडोम, सी डायफ्राम, एंड डी ट्यूबल लाइगेशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी फेमिडोम। हिंदी में अगर बात करें तो पूछा गया था कि डैश एक ढीली गैर लेटेक्स थैली है जिसके प्रत्येक सिरे पर एक लचीली रिंग होती है जो शुक्राणुओं को गर्भाशय में जाने से रोकने के लिए योनि में स्थित रहती है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी फेमिडोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। द डैश प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय स्टॉपिंग द ओवेरीज फ्रॉम रिलीजिंग एन एग ईच मंथ। मीन्स इनमें से प्रेगनेंसी के दौरान जो ओवरीज के द्वारा रिलीज होने वाले एग्स को हर मंथ प्रिवेंट या स्टॉप कौन करता है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए ट्यूबल लाइगेशन, बी फेमिडोम, सी डायफ्राम, एंड डी वेजाइनल रिंग्स। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 वेजाइनल रिंग्स। हिंदी में बात करें तो पूछा गया था डैश अंडाशय को हर महीने एक अंडा जारी करने से रोककर गर्भावस्था को रोकता है। तो राइट आंसर इज योनि रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। वेयर डू द स्पर्म गो आफ्टर वेसेक्टोमी। मीन्स पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणु कहाँ जाते हैं। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए दे कम आउट ड्यूरिंग इजैकुलेशन, बी दे आर कलेक्टेड इन द वास डिफेंस, सी दे गेट रीएब्जॉर्ब्ड into the body, and D they travels to the epididymis। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी दे गेट रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। मीन्स वो बॉडी के द्वारा रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो यहाँ पर कहा गया था कि पुरुष नसबंदी के बाद शुक्राणु कहाँ जाते हैं। तो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था वे शरीर में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये थी हमारी जो 29 मार्च 2024 की सेकेंड शिफ्ट की वीडियो जो कि पार्ट फर्स्ट था। क्योंकि वीडियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती इसलिए हम इसका पार्ट सेकेंड लेकर आएंगे जिसमें कि आपके 50 to 100 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो कि पार्ट सेकेंड में करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप पार्ट सेकेंड देखना चाहते हैं तो पार्ट सेकेंड को इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को टच करके आप देख सकते हैं और अपना पूरा पेपर इसी तरह से अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहे उसके लिए थैंक यू, और आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी कंटिन्यू देखते रहिए जिससे आपके लिए ये सब बेनिफिशियल रहेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए।
चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।